हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए जिसका एग्जाम नेक्स्ट मंथ होने वाला है, तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उन सभी स्टूडेंट के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें 20 क्लासेज हो चुकी हैं। जितने भी लास्ट ईयर जितने भी शिफ्टों के पेपर हुए हैं वो सभी शिफ्टों के पेपर हम एग्जाम अप्रोच से सोल्व कर रहे हैं। कैसे आपको एग्जाम में इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे अपना टाइम बचाना है, वो तरीके यहाँ पे हम सीख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने 6 दिसंबर 2022 को जो शिफ्ट 4 का पेपर हुआ था वो हमने सोल्व किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं 7 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसको पेपर हम सोल्व करेंगे। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से मैं बताने वाला हूँ कैसे आपको एग्जाम में सोल्व करना है, किस तरीके से आपको अपना टाइम बचाना है, सेकंड में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो सारे तरीके यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक ट्रायंगल का दे रखा है कि एक ट्रायंगल आपको दे रखा है एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स है वो 90 डिग्री दे रखा है। तो इस तरीके से बनेगा, ये 90 डिग्री है यानी ये एक्स है, तो इस तरीके से बना दूँ मैं एक्स वाई और जेड। अब देखो, आपको दे रखा है कि वाई जेड है, ये वाई जेड है, ये 15 है, और एक्स जेड की लेंथ है वो आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ट्रिपलेट बन गया। इस तरीके से मैं लिख दूँ, देखो यहाँ से रेशियो क्या बन गया, यहाँ से 3 × 4, और इसे क्या लिख सकते हैं 3 × 5। तो ये 3 4 5 का बनेगा, यानी 3 × 3 होगा। ये 9 12 15 का ट्रिपलेट बन गया, यानी वे वाली लेंथ कितनी होगी 9 होगी। आपसे पूछा है कोस वाई का मान क्या होगा, तो कोस वाई का मान क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 9/15 होगा। तो 3/5 आ गया कि इसका आंसर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से आज के शिफ्ट में जितने भी सवाल पूछे गए ना, थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे सवाल पूछे गए हैं। तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे अपना टाइम बचाएंगे वो तरीका यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। अब देखो, आपसे यहाँ से पूछा है कि एलसीएम बताना है इस वेरिएबल का। आपको टोटल इस आपको दे रखा है जो भी इक्वेशन है, इसका आपको एलसीएम बताना है। इन दोनों के बीच में देखो एलसीएम बताना है, तो सबसे पहले तो यहाँ से इनके फैक्टर कर दो, यानी इनमें जो कॉमन आ रहा है वो यहाँ से कॉमन ले लो। फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हम बाहर ले सकते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होती है कि ऐसी संख्या हमें निकालनी है जो इस वेरिएबल से भी, इस टोटल इस इक्वेशन से भी डिवाइड हो और इस इक्वेशन से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ से मैं इस तरीके से अगर इसको ओपन करूँ तो क्या यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 8 × x कॉमन आएगा क्या, तो 8 × x में अगर बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² प्लस 10x और प्लस यहाँ से बन जाएगा 25। ये बन गया क्या। इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ से क्या बनेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका देखो यहाँ से फैक्टर करेंगे। देखो 25 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2 4 25 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखो x² प्लस 10x प्लस है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। तो ये वाले टर्म तो क्या बन गई, ये एक तो ये बन गई। इसी तरीके से अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 4x² कॉमन आ रहा है, तो मैं 4x² बाहर ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा यहाँ से x² प्लस 4x माइनस यहाँ से बन जाएगा 5। क्लियर है, ये बनेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको देखो ये -5 है ना, तो इसके फैक्टर करेंगे 4x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस का 5x माइनस x लिख सकते हैं क्या, यानी इसको हम क्या लिखेंगे x प्लस 5 और यहाँ से बनेगा x माइनस 1। इस तरीके से बनेगा। तो आपके पास बन गया, ये टोटल है, ये बन गया 4x² x प्लस 5 और x माइनस 1, ये बन गया। अब यहाँ से आपको बताना है, इन दोनों में से बताना है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, 8x² तो आएगा क्या, यहाँ से 8x² आएगा, x प्लस 5 का स्क्वायर है तो x प्लस 5 का स्क्वायर भी आएगा, ये मैक्सिमम है। तो देखो इससे डिवाइड होगा तो यहाँ से x से डिवाइड हो जाएगा, x बच जाएगा। अगर इससे डिवाइड करना है तो x माइनस 1 भी तो चाहिए यहाँ से, तभी डिवाइड होगा। x प्लस 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4x² से भी डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस 1 से वो डिवाइड करना है तो हमने ये और लिख दिया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से ये होगा 8x² x प्लस 5 का स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से अब देखो टाइम एंड वर्क का सवाल है कि 25 मेन है और 45 वुमेन है, वो एक कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी ये टोटल वर्क आपको देर का। तो 25 मेन है प्लस 45 वुमेन है, वो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करती हैं, 15 दिन में। तो ये आपके पास टोटल वर्क आ गया। इसी चीज़ को इसने क्या लिख दिया कि 15 वुमेन है और 60 वुमेन है, वो इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ये आपके पास टोटल वर्क हो गया। दोनों टोटल वर्क है तो क्या यहाँ से इक्वल हो जाएगा क्या, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी मेन और वुमेन की। तो सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो देखो सोल्व करेंगे तो 5 से काट दीजिए, 5 × 15 और 5 × 20। यहाँ से कितना बनेगा, 60 मेन बनेगा इधर तो, और इधर कितना बनेगा 25 × 75 बनेगा, यानी 15 मेन आएगा कि इधर तो,
इज इक्वल टू, यहाँ से देखो 45 इंटू 3 करेंगे यानी 135 वुमेन आएगा, और इस टाइप से गुना करेंगे तो 6 का 24 240 बनेगा। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 105 बच जाएगा क्या, 105 वुमेन हो क्या, और यहाँ से 15 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार, यानी मेन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, देखो ये 7 है, ये नीचे चला जाएगा तो 7/1 हो गया, यानी मेन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 7:1। यानी एक दिन में जो मेन है वो 7 यूनिट का काम करेगा और वुमेन है वो एक दिन में 1 यूनिट का काम करेगी। तो मुझे बताइए यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, या तो यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से निकाल दो। तो मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ, 25 × 7 करेंगे तो 25 की 150 और 25 7 175 प्लस 45 तो हो गई इंटू ये 15। तो ये आपके पास आ गया टोटल वर्क। क्लियर है। इस काम को करवाना है किन से, 69 पुरुष हैं और 67 वुमेन से, तो इससे काम करवाना। तो देखो यहाँ सोल्व कर देंगे, कितना बन जाएगा 175 180 तो 220 बन गया क्या, तो 220 × 15 है डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे 69 पुरुष हैं तो इंटू 7 करेंगे यहाँ से, और 67 वुमेन है तो एक एफिशिएंसी करेंगे तो इतना काम करेगी, ये इतना हो गया क्या इनकी एफिशिएंसी। तो देखो गुना कर दीजिए, यहाँ से कितना बनेगा 9 7 63 3 और हासिल चली जाएगी 6 और 6 7 42 42 और 6 48 और यहाँ से 67 और जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 7 और 3 10 8 से 14 और 15 और 550। तो इसकी एफिशिएंसी से इस काम को करवाना है तो इतना टाइम लगेगा आपके पास। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल दे दिया है, डाटा थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया है इसलिए कैलकुलेशन हो रही है। यहाँ से सोल्व करेंगे, देखो 0 से 0 चल गया, 22 11 से काट दीजिए 2 और यहाँ से 5 5 से काटेंगे कि 3 बार, तो आंसर आपके पास कितना आ गया 6 डेज। बाकी इसमें जो कंसेप्ट लगा है वो क्या है, यहाँ से हमने पहले मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाली है, उसके बाद में हमने टाइम एंड जो टोटल वर्क है वो निकाला है, और टोटल वर्क निकालते ही जिसका पूछा है उसकी एफिशिएंसी निकाली, जिसे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास टाइम आ गया। क्लियर है। यही तरीका हम लगाते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं और फिर कुछ भी पूछ लिया जाए वो आपका आंसर आ जाएगा उससे। नेक्स्ट सवाल देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ से रेस का सवाल पूछा गया है कि 1500 मीटर की एक रेस होती है जिसमें वाहन P है, वाहन Q को 200 मीटर की बढ़त देता है, यानी उसको 200 मीटर आगे रख देता है। तो वाहन P है वो 8 सेकंड से जीत जाता है, उसको आगे रखता है 200 मीटर, फिर भी वो कितने सेकंड से जीतता है 8 सेकंड से। अगर यदि वह वाहन P वाहन है वो Q को 400 मीटर की बढ़त देता है तो रेस बराबरी पर समाप्त हो जाती है, यानी इक्वल टाइम पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो इक्वल टाइम पे पहुंचते हैं। आपसे पूछा है कि वाहन P को 1500 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। अब एक तो देखो डायरेक्ट तरीका जो आपको एग्जाम में करना है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप तो डायरेक्ट करोगे कि जैसे इसने 200 मीटर बढ़ाया तो ये 8 सेकंड हट गया, यानी जो इसकी वेलोसिटी ऑफ B है, जो B की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, यहाँ से ये हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाई कि 200 मीटर जैसे उसने आगे बढ़ाया Q को, तो 200 मीटर बढ़ाते ही वो 8 सेकंड कम हो गया, यानी इतनी डिस्टेंस चल रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी आ गई, जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकंड। ये 25 मीटर पर सेकंड आ गई। अब यहाँ से देखो P है वो Q को 400 मीटर की बढ़त देता है, तो 400 मीटर आगे रखता है, तो P को कितना चलना पड़ेगा यहाँ से, इस तरीके से कि अगर देखो यहाँ से Q तो यहाँ से कितनी दूर है 400 मीटर है, और बाकी की बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से 1100 मीटर डिस्टेंस होगी। तो Q तो यहाँ पे इतना चलेगा और P है वो टोटल 1500 मीटर चलेगा, लेकिन टाइम सेम ही होगा। दोनों को टाइम कितना लग रहा है, बराबर लग रहा है, क्योंकि बराबर पे समाप्त कर रहे हैं। तो जितना टाइम Q को लगेगा उतना ही टाइम P को लगेगा 1500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो हम क्या करेंगे कि Q का टाइम निकाल लेंगे। तो Q है वो 1100 मीटर है, वो डिस्टेंस चलता है कितने टाइम में, वो टाइम निकाल दो। 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना टाइम लगेगा उसको, 44 सेकंड लगेगा, और ये 44 सेकंड है, जितना लगेगा उतना ही P को लगेगा, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर 44 सेकंड। क्लियर है, ये हो जाएगा इसका आंसर। बाकी एक बेसिक तरीका देखो, यहाँ से इस तरीके से समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से P है, पहला बोला है कि P है वो Q को 200 मीटर की बढ़त देता है, ये 200 मीटर की बढ़त देता है। तो 200 मीटर की बढ़त देता है तो P है वो जब यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो वो T टाइम लगेगा, उसको T टाइम लगेगा। और Q है और जब ये पहुँचेगा यहाँ पे तो उसको T+8 टाइम लग रहा है, T+8 सेकेंड लग रहा है उसको, 8 सेकंड ज़्यादा लगेगा। यानी इस तरीके से आप बोल दो, यानी मैं इस तरीके से बोल दूँ, देखो यहाँ से अगर T टाइम पर जितना टाइम उसको वहाँ पे पहुँचा, यानी वो देखो यहाँ से इतनी ही डिस्टेंस पे चलेगा T टाइम पे, कुछ पीछे रहेगा वहाँ से, और 8 सेकंड उसको एक्स्ट्रा और लगेगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगेगा उसको, 8 सेकंड लगेगा। लेकिन बाद में उसने दूसरी कंडीशन बोली है कि अगर वह Q को 400 मीटर की बढ़त देता है, कि पहले Q यहाँ था, अब Q यहाँ पे हो गया, यानी 200 मीटर आगे चला गया, जैसे ये 200 है और ये 200 मीटर और आगे चला गया, यानी 400 मीटर की बढ़त देता है। तो जैसे ही वो 400 मीटर की बढ़त देता है, P जितने टाइम में पहुँचता है ना, Q भी उतने ही टाइम में पहुँचता है।
तो क्या डिफरेंस आया यहाँ पे कि जैसे ही देखो ये 200 मीटर है ना, यानी ये भी क्या है, ये 200 मीटर ही तो है ना, उसने जैसे ही 200 मीटर आगे कर दिया तो 200 मीटर आगे करता है वो 8 सेकंड बच गई, तो 8 सेकंड बच गई, किसका मतलब क्या है कि वो 200 मीटर है वो 8 सेकंड में चल रहा है। तो 200 मीटर को 8 सेकंड में चल रहा है तो उसकी बी की स्पीड कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकंड आ गई। और यहाँ से हमें पता है कि बाकी को जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये इतना टी टाइम लगेगा तो उसको भी इतना ही टाइम लगेगा। तो हम तो क्यू का टाइम निकाल लेते हैं, उतना ही क्या लगेगा, पी का टाइम होगा। तो हमने क्या निकाल दिया यहाँ से, टाइम ऑफ बी का निकाला है, वही समय क्या होगा, टी ऑफ ए होगा, टाइम ऑफ ए होगा, जो कि 1500 मीटर चलने में लगेगा। यहाँ पे तो 1100 मीटर चलने में 44 सेकंड लगेगा बी को, और उतना ही टाइम 1500 मीटर चलने में ए को लगेगा। तो वहीं इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही अच्छा सवाल था। और आगे वाले एग्जाम, जो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें भी रेस के सवाल इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो आने वाले एग्जाम में संभावना ज़्यादा है कि यहाँ से क्वेश्चन पड़े। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का है कि टेन ए माइनस टेन बी माइनस टेन सी है, वो टेन ए टेन बी और टेन सी के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, ये तो आप याद भी कर सकते हो कि ए बराबर बी प्लस सी होगा। क्यों होगा, जैसे यहाँ से ए बराबर बी प्लस सी है, मैं दोनों तरफ टेन ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, टेन ए इज इक्वल टू टेन बी प्लस सी बनेगा। और यहाँ से टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो तो क्या बनेगा, टेन बी प्लस टेन सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन बी टेन सी। और यहाँ पे टेन है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो आप क्या बनेगा, टेन ए माइनस टेन ए टेन बी और टेन सी, ये इक्वल होगा टेन बी प्लस टेन सी के। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो आपके पास ये है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मैं टेन ए कॉमन ले लूँ तो ये टेन है, ये तो पूरा का पूरा इस तरीके से उधर भेज दो ना इसको, तो ये तो टेन ए हो गया, ये माइनस टेन बी हो गया, और ये माइनस टेन सी है, इसको उधर भेज दो तो ये क्या बन जाएगा, टेन ए टेन बी और टेन सी, ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए इक्वल टू बी प्लस सी। बाकी इसी को हम उल्टा कर दे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखो इधर लेके आएंगे टेन में कॉमन लेंगे तो वो टेन बी सी बन जाएगा, ये यहाँ पे ये आ जाएगा स्टेप, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, ए बराबर बी प्लस सी हो जाएगा। बाकी आपको याद भी करना है कि ए बराबर बी प्लस सी है तो टेन ए माइनस टेन बी माइनस टेन सी है, वो किसके इक्वल हो जाता है, टेन ए टेन बी और टेन सी का। नेक्स्ट सवाल देखो, आपसे पूछा है कि राज्य के में शिक्षा के लिए बजट आवंटन है, वो राज्य एल में शिक्षा के लिए जो बजट आवंटन है उसका कितना % है। के और एल का बोला है, के और एल, के है वो एल का, देखो यहाँ से एल तो कितना है 350 है, और के कितना है 175 है क्या, तो इसका आधा ही तो है, 1/2 है, तो 1/2 का मतलब कितना हो गया, 50% हो गया क्या डायरेक्ट ही, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, इस टाइप का सवाल है ना हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल है इस टाइप का सवाल, क्योंकि इसमें जो डाटा दे रखा है ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बन जाता है, फिर इसको कंप्लीट सोल्व करना ही पड़ता है हमें। यहाँ से सोल्व करेंगे, देखो अर्धगोले का आपसे पूछा है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होगा 2/3 22/7, और आर क्यूब बनेगा तो 35/2 इंटू 35/2 इंटू 35/2। अब इसको देखो सोल्व करना ही पड़ेगा आपको, क्लियर है। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा, देखो 7 पंजे 35, अब 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये 2 से तो 2 कट जाएगा, 2 से एक बार और काट दी तो यहाँ से 11 बन गया। अब नीचे देखो 6 से डिवाइड करना है, तो ये जो आंसर भी आएगा ना यहाँ पे पॉइंट में चलता ही जाएगा, तो हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल का चेक नहीं कर सकते, डिविजिबिलिटी रूल लगा के हम डायरेक्ट ऑप्शन भी नहीं कट कर सकते, आपको तो कंप्लीट सोल्व करना ही पड़ेगा। इस टाइप से बन जाता है ये सवाल। बाकी अगर एग्जैक्ट यहाँ से कट जाता तो हम 11 का देख लेते, 5 का देख लेते, तो यहाँ से सोल्व कर लेते फिर, तो लेकिन वो यहाँ पे नहीं बन रहा है क्योंकि नीचे 3 और 2 है ना, तो जहाँ पे भी 3 होता है इसका मतलब वो है 3 और 7 होता है, इसका मतलब वो जो आंसर आएगा ना वो फ्रैक्शन में चलता ही जाएगा, तो फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ से 35 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 12/25 हो जाएगा क्या। अब इस 12/25 को 5 से गुना करेंगे, इंटू 5 करेंगे, यानी इसका आधा करके पॉइंट लगा दो, कितना बन जाएगा 6 दूनी 12, और यहाँ से 12 दूना 24, यानी इतना बनेगा क्या। इसको 11 से गुना करना है, तो 11 से गुना करने की ट्रिक आपको पता है, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 6 और 1 7 और 6, ये बनेगा। और इसको डिवाइड कर दो कि नीचे कितना है 6 है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, एक बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, 6 दूनी 12, और फिर एक बचेगा 6 दूनी 12, तो यहाँ से 11 22 पॉइंट यहाँ से इस तरीके से बन रहा है, यही ऑप्शन आएगा, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से ये एलिगेशन का सवाल है, आपसे बोला है कि 80 रुपये kg की और 50 रुपये प्रति kg की गेहूँ को 1:2:3 के अनुपात में तीसरी किस्म की गेहूं के साथ मिलाया जाता है, और मिश्रण का मूल्य है वो कितना आ जाता है, 75 रुपये आ जाता है। तो आपको तो कुछ ही नहीं करना, देखो यहाँ से एवरेज निकालना है, तो 80 रुपये
50 रुपये, और तीसरी है वो हमें नहीं पता, x रुपये मान लेता हूँ। यहाँ से कितने अनुपात में मिलाता है, 1:2:3 में। ये मिक्सर एंड एलिगेशन का सवाल है। यहाँ से ओवरऑल निकालना है हमें, मिश्रण का निकालना है, इस तीनों का निकालना है, यानी इनका एवरेज निकालना है। तो कितना बन जाएगा, देखो 80 को 1 से गुना करो 80, प्लस 50 × 2 करोगे 100, प्लस 3 × x करोगे 3x, और डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल क्या करोगे, जो रेशियो दे रखा है 3, 2, 5 और 1, 6, इसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको टोटल मिश्रण की 75 रुपये पर केजी आ गई। बस यहाँ से सोल्व कर लो और x का मान निकाल लो। तो 75 × 2 = 150, 150 यहाँ से कितना बन जाएगा, 450 बन जाएगा क्या से, और यहाँ से 450 में से आप घटा दो 180, तो 180 घटा दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 270, 270 को 3 से डिवाइड कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये होगा तीसरी किस्म का 90 रुपये पर केजी के साथ मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखो, 6 और 54 का आपको मीन प्रोपोर्शनल बताना है, यानी इसका रूट कर दो। तो 54 को क्या लिख सकता हूँ, 9 × 6 लिख सकता हूँ, तो रूट क्या बन जाएगा, 6 × 3 बनेगा। तो मीन प्रोपोर्शनल आगे आपके पास 18, बोला है कि 15 से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत है वो 55% था, उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% इंक्रीज होता है और लेकिन विक्रय मूल्य वहीं रहता है, तो आपको बताना है कि नया प्रॉफिट क्या होगा। यानी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि प्रॉफिट परसेंट है, शुरू में कितना था 55%। इस 55% का मतलब क्या होगा, यानी 100 रुपये कॉस्ट प्राइस था, तो 55 रुपये ज़्यादा में बेचेगा, यानी 155 रुपये में बेचेगा। अब ये बोल दिया कि कॉस्ट प्राइस 24% बढ़ जाता है, यानी 100 से कितना हो गया, 124 हो गया क्या, कॉस्ट प्राइस 100 से 124 हो गया। अब बोला है विक्रय मूल्य उतना ही है, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो 124 से 155, तो यहाँ से कितना हो गया, 31 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने पर, 124 पे, इंटू 100 करोगे तो वो परसेंटेज आ जाएगा। तो फ्रैक्शन निकाल दो आप, तो डायरेक्ट यहाँ से कितना बनेगा, 1/4। 1/4 फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 25%। तो यही चीज़ आपको एग्जाम में लगानी है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक तरीका नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको यहाँ से सोल्व करना है। 100 मान लिया, 100 से 155 हो गया, यहाँ से बढ़ाया है तो 124, और डायरेक्ट आपको यहाँ से परसेंटेज चेंज निकालना है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से दिए गए वर्षों के सेट के लिए उच्चतम खपत है वो इतने वर्षों में प्रतिदिन सभी अनाज की खपत गेहूं का लगभग कितना परसेंट है। देखो हिंदी में तो बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट दे रखा है, आप इंग्लिश में समझिए। देखो फॉर व्हीट ग्रेन, आपको व्हीट में देखना है, यहाँ पे गेहूं में देखना है। बोला है कि फॉर द गिवन सेट ऑफ ईयर द हाइएस्ट कंजप्शन इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट। तो हाइएस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे कंजप्शन किस में है, देखो 54 है क्या हाइएस्ट का कंजप्शन। तो इसका बताना है कितना परसेंट है, किसका टोटल आपको बताना है कंजप्शन पर डे इन सच ए सेट ऑफ ईयर। इस सभी में जितने भी यहाँ पे आपको ग्रेन्स दे रखे हैं उनका बताना, उनमें से बताना। यानी आप क्या करना है, परसेंटेज बताना आपको, हाईएस्ट कितना है 54 है क्या, और डिवाइडेड बाई इन टोटल में से बताना है। तो देखो यहाँ से जोड़ दीजिए कितना बनेगा, 147 और 63 जोड़ेंगे तो 150, 210, 210 यहाँ से 260, 264, 268 और 288 ये बनेगा, इंटू 100 कर दो, सोल्व कर दीजिए। यहाँ से देखो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो यहाँ से किससे कटेगा, देखो 9 से काट दीजिए आप, तो ये 6 बार चला गया, 9 दूनी 18, 10 बचेगा, सॉरी 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 2 से और काट दीजिए यहाँ से 3 और डिवाइडेड बाई 16, 4 से कट रहा है, 4 चौक 16 और 25, तो कितना आ गया यहाँ से 75 डिवाइडेड बाई 4 आ गया क्या यहाँ से, तो कितना बनेगा, यहाँ से सोल्व कर दीजिए 1 और 4 × 32, 18 पॉइंट समथिंग आने वाला है इसका आंसर। कितना आ जाएगा 18.75, 1/4 बच गया ना, 3/4 बच गया, 3/4 का मतलब 0.75 हो जाएगा, तो 18.75 है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, ये भी देखो यहाँ से कैलकुलेटिव सवाल पूछा गया है। स्टील का उपयोग करके एक गोलार्ध कटोरा है, हेमिस्फेरिकल बोल है आपको दे रखा है, और इसका मोटाई है वो कितनी है 0.37 सेंटीमीटर है। इसके भीतरी त्रिज्या है, इनर रेडियस आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर है। आपसे बोला है इसका बाहरी कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो बाहरी कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से इसकी मोटाई भी आपको देखो, आपको इनर रेडियस दे रखी है वो कितनी है 6 है, और मोटाई कितनी दे रखी है 0.37 है क्या, यानी बाहरी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, प्लस करेंगे 0.37 होगी। और इसी का आपको पूछा है कर्व सरफेस एरिया, यानी वो कितना होगा 2πr² होगा क्या, टोटल तो कितना होता है 4πr², तो हेमिस्फेरिकल है तो 2πr² हो जाएगा। तो 2 × 22/7 इंटू आप करोगे यहाँ से r का स्क्वायर, r कितनी हो जाएगी 6.37 का होल स्क्वायर, तो 6.37 × 6.37 बनेगा क्या। अब इससे सोल्व करना होगा, देखो
अब ये देखो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया है, इससे हम सोल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ से देखो 7 से तो ये कट रहा ना, यहाँ से 7 से तो कट गया, तो कि 7 नाम 63 और 1 डिवाइडेड बाई 100 होगा। अब देखो ये पॉइंट हट गया, यहाँ से जो आंसर आएगा ना वो पॉइंट में नहीं आएगा, एक एग्जैक्ट आएगा, और ऑप्शन भी एग्जैक्ट ही आपको दे रखे हैं। तो यहाँ से हम डिविजिबिलिटी रूल लगा के ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन को काट सकते हैं, जो आंसर होगा वहीं से चेक कर लेंगे। अब देखो जो संख्या है ना, यहाँ से जो आएगा वो 11 का मल्टीपल भी आएगा, 2 इंटू 2 है 4 का मल्टीपल भी आएगा, और 91 है यानी 13 इंटू 7 का भी मल्टीपल होगा, 13 का भी मल्टीपल होगा। तो यहाँ से चेक कर लो, पहले तो हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, क्योंकि 4 से तो देखो ये भी संख्या डिविजिबल है, ये भी है और ये भी है, तो 4 का तो यहाँ से हट गया। 11 का चेक कर लीजिए, 5 और 2 7, 7 में से आप 3 घटा दोगे, यानी ये तो 11 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से 5 और 3 8, 8 और 9, 9 और 7 16, तो ऊपर तो 16 बन गया। यहाँ से बन गया 4 और 2 6, यानी 6 घटाएंगे तो ये 10 बन रहा है, यानी 11 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से यहाँ से 4 और 4 8, 8 में से 8 घटाएंगे 0, यानी ये 11 से तो डिविजिबल है। अगर ये 11 से डिविजिबल हो गया तो फिर चेक कर लेते हैं 7 से भी डिविजिबल है क्या, तो डिविजिबल 7 के लिए चेक करेंगे तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, यहाँ से तो 6 बचेगा, लेकिन ये 11 से 7 से भी डिविजिबल नहीं है, तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर लास्ट वाला है ये, तो वैसे भी आंसर हो गया। बाकी आप चेक भी कर सकते हो, 11 से चेक करोगे तो कितना बनेगा, देखो 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20। यहाँ से ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम निकाल लो 5, और 5 और 4 9, तो 20 माइनस 9 यानी 11। ये संख्या 11 से पूर्णतः डिविजिबल है। आप 7 से भी चेक करोगे तब भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 13 से चेक करोगे 13 से भी डिविजिबल होगा, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इस कैलकुलेशन को करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे 6.37 है, उसको 91 से गुना करना पड़ेगा, फिर 22 से और फिर 2 से, इस तरीके से गुना करना पड़ेगा। और जो आंसर है ना यहाँ से वैसे तो दूर दूर है, लेकिन फिर भी ये कैलकुलेटिव बन जाएगा बहुत ज़्यादा, और इसी में आपके 1 से 2 मिनट तो कैलकुलेशन करने में ही लग जाएंगे। तो इससे अच्छा तरीका है आप ऑप्शन को काटो और यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल लगा के आंसर कर दो। तो आज की जो शिफ्ट का सवाल है ना, ये बेस्ट सवाल है कैलकुलेशन के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से 10 स्क्वायर अल्फा है वो 3 प्लस क्यू स्क्वायर दे रखा है, और आपसे पूछा है सेक अल्फा प्लस 10 क्यूब अल्फा कोसेक अल्फा। अब यहाँ से 10 स्क्वायर अल्फा दे रखा ना, तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको कन्वर्ट कर दो आप तो सभी को, 1 अपॉन कोस अल्फा लिख सकता हूँ, प्लस ये बनेगा साइन क्यूब अपॉन कोस क्यूब, और यहाँ से कोसे को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन लिखेंगे, तो साइन से एक साइन तो कट जाएगा, ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से कोस क्यूब बनेगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो ये तो ऊपर क्या बन गया, 1 बन गया, यानी ये आपके पास कितना आ गया, सेक क्यूब अल्फा आ गया क्या, इसका मान। अब इसी को कन्वर्ट करके हम सेक के पदों में लिख देंगे, तो देखो 10 स्क्वायर अल्फा है वो आपको दे रखा है, तो 10 स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, ये पता है कि आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इसी को क्या लिखूंगा मैं, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, या 4 प्लस क्यू स्क्वायर बनेगा। तो सेक स्क्वायर अल्फा आपको 4 प्लस क्यू स्क्वायर दे रखा है, सेक क्यूब निकालना है, तो देखो यहाँ से रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो 1/2 आएगा, क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 3 चला जाएगा पावर, तो 3/2 होगा 4 प्लस क्यू स्क्वायर का। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से ही करना है, ठीक है, यही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से ये इजी सवाल है, आपको दे रखा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई क्या होती है, √3/2a होती है। ये आपको दे रखी है 9 √3, तो √3 से √3 चला गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई, यानी साइड कितनी है, 18 है। तो इसका एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, तो 18 इंटू 18 करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 9 होगा 81 √3, इसका आंसर आ जाएगा। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात है वो 1:2:3 है, त्रिभुज ये ट्राइंगल कौन सा है, तो देखो ट्राइंगल आपको एंगल का दे रखा है ना रेशियो, तो 3 और 2 5 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू टोटल सम कितना होता है, यहाँ से 180 डिग्री होता है एक ट्राइंगल का, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई क्या, यानी ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, और ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो ट्राइंगल कौन सा होगा, समकोण ट्राइंगल होगा क्या, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, 5 वर्षों का आपको बताना है कि औसत उत्पादन है वो किस देश का मैक्सिमम है, तो आपको सम ही निकालना है। देखो यहाँ तो सम निकालना है, पहले देखते हैं अपन यहाँ से पी का, तो 30 और यहाँ से 80 और यहाँ से 100 बन गया, और 140
और 150। तो पहले पी का तो कितना सम बन रहा है 150। अब देखो सभी को डिवाइड करना है आपको, यहाँ से अब निकालोगे आप एवरेज निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे ना, सभी को डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करने की जरूरत क्या है, आप तो यहाँ से केवल सम चेक कर लो, डिवाइड तो सभी में करना है, 5 से ही करना है, सेम करना है। तो केवल सम चेक कर लो, जिसका ज़्यादा होगा वहीं से एवरेज भी ज़्यादा होगा। जैसे क्यू का निकालना तो कितना है 20, यहाँ से 60 और ये बन गया 90 और यहाँ से 140 और 170, तो 170 बन गया क्यू का। आर का निकालेंगे तो कितना बनेगा 40 और 70, 120 और 140, 140 और 190, तो आर का बन रहा है 190। अब देखो सभी को 5 से डिवाइड करोगे ना तभी तो एवरेज आएगा। तो अब तो यहाँ से डिवाइड करने की क्या जरूरत है, जिसका मैक्सिमम है वही क्या होगा, इसका एवरेज भी मैक्सिमम होगा, तो 190 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से आपसे बोला है कि एक व्यक्ति है वो किसी निश्चित राशि को 7% की वार्षिक दर से सिंपल इंटरेस्ट पे वो उधार देता है। 11 सालों में प्राप्त किया गया जो ब्याज है वो उधार दी गई राशि से 990 रुपये कम है, यानी जितना रुपये उधार देता है उससे 920 रुपये कम मिलता है उसको ब्याज। उधार दी गई राशि आपको बतानी है। तो मैं इस तरीके से मान लूँ क्या कि टोटल अगर 100 रुपये प्रिंसिपल था, 7 सालों के लिए 7% की रेट से 11 सालों के लिए देगा, तो इसकी इफेक्टिव रेट कितनी हो गई 77% हो गई क्या, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा 100 रुपये पर 77 रुपये मिलेगा क्या। अब इसने बोला है कि जो ब्याज है ना वो दिए गई राशि से कितना कम है 920 है, और यहाँ पे यूनिट में कितना कम है 23 रुपये कम है क्या। तो इस 23 यूनिट की वैल्यू तो आपको दे रखी है 920 रुपये, इतना कम है, यानी जितना आपको दे रखी है 23 यूनिट की वैल्यू 920 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 40 हो गई, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4000 हो गई क्या आपके पास। तो बस इतना ही आपको एग्जाम में करना है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको बताना है कि x की जो भी वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, यानी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालो, उसमें आपको डिफरेंस बताना है। तो इसको तो सोल्व करना पड़ेगा कंप्लीटली। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 7x है प्लस इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो 5/10 होगा, यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो x/2 हो गया इसका मान। तो फिर x/2 है, x/2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, ये 2x बन गया क्या पूरा का पूरा, ये 2x बन गया। तो यहाँ से 8x बन गया, 8x प्लस 7x करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ से 15x बन गया क्या, ये तो इतना सोल्व हो गया। माइनस इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, देखो यहाँ से 5 या 15 और 16 ये तो 3, तो 16/3 माइनस x³ है और इससे डिवाइड करना है इससे, तो इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 3x बनेगा और 3x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये x² हो जाएगा कि ऊपर, ये बच जाएगा आपके पास x² इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लो, देखो यहाँ से 3 है, ये तो कॉमन आके वही कट जाएगा 3 से, आपके पास बन गया इक्वेशन बन गई 15x माइनस 16 प्लस x² इज इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक बन गई x² प्लस 15x माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी इसका जो होगा, देखो x है 15 को क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 16 माइनस x लिख सकता हूँ, प्लस का 16x माइनस 15x लिखेंगे, सॉरी 1x लिखेंगे, तो ये बनेगा। यानी जो आपका इसके फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस 16 और x माइनस 1, इस तरीके से लिखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, एक तो आएगी -16 और x की एक वैल्यू आएगी 1। इसका डिफरेंस बताना है तो -16 माइनस, यहाँ से डिफरेंस बताना है तो प्लस में बताएंगे, तो यहाँ से 1 माइनस 16 कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 17 हो जाएगा क्या, पॉजिटिव में बताना है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 17। क्लियर है, क्योंकि मैक्सिमम माइनस करेंगे तो मैक्सिमम माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये बेसिक से ही सोल्व करना पड़ेगा इस सवाल को पूरा का पूरा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी होगी। अगर किसी स्टूडेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आती है तो उनके लिए बता देता हूँ कैसे मैंने सोल्व किया। यहाँ पे डायरेक्ट देखो 15x माइनस 16 है ना, तो आपको इस 16 के फैक्टर करने हैं, इस तरीके से लिखना है कि आप यहाँ से 15x को लिख सको आप इस तरीके से कि इनका जोड़ हो वो तो क्या हो 15x बने और मल्टीप्लाई करे वो -16 बने। तो मैं इस तरीके से लिख दूँ इसको 16x और माइनस x तो 15x ही होगा और -16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 16 बनेगा और यहाँ से ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 16 बनेगा, फिर से x प्लस 16 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 16 और ये बन जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया x प्लस 16 x माइनस 1, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से यदि एक संख्या k आपको दे रखी है जो 3 की पावर s से डिविजिबल है तो आपको बताना है एक का मैक्सिमम मान। यानी यहाँ से तो आप देख लो कि 3 की पावर जो कॉमन आ रही है ना वो निकाल लो।
यहाँ से क्या आएगा, देखो 3 की पावर कॉमन निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 12। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से होगा 14×42, तो यहाँ से 3 आएगा केवल कॉमन, यहाँ तो कुछ कॉमन है ही नहीं, यहाँ पे 3 तो आ ही नहीं रहा। यहाँ पे 9×54 है, यानी 27×54 है क्या, तो 3 की पावर 3 है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बनेगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9, 9×5 = 45, 9×15 है, और यहाँ पे 3×5 है, ×9 है, यानी 3 की पावर 3 है क्या यहाँ पे भी 3 की पावर कितना है, 3 है। तो 3 और 3 6 और 1 7, तो यहाँ पे 3 की पावर 7 है, वो कॉमन आ रही है, यानी इसी संख्या से डिविजिबल है। मैक्सिमम कितना चाहिए हमें ए, अगर इस संख्या को डिविजिबल करना है तो 3 की पावर 7 यानी ए की वैल्यू 7 चाहिए, तभी ये डिविजिबल होगा। तो आपको 3 को कॉमन लेना था केवल, ठीक है इसमें से। तो नेक्स्ट सवाल देखो, x² + y² + 2y + 4x + 5 = 0 दे रखा है, आपसे पूछा x + y डिवाइडेड बाई x - y। तो इसमें तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे स्क्वायर बनाना है। तो देखो x² है तो 4x है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x + 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहाँ से y² है, ये 2y है, तो ये y + 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और 2 का स्क्वायर 4 और 1 ये 5 है, उसको मैंने क्या कर दिया, इसमें लिख दिया 4 को तो, और 1 को इसमें ले लिया, तो ये 5 भी हट जाएगा, ये 0 बन गया। ये पॉसिबल तभी होगा, दो सम है, देखो 2 संख्याएं हैं, उनका स्क्वायर है वो 0 बन रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। यानी x की वैल्यू तो कितनी होगी, -2 होगी, और y की वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ से पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, -2 - 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा कि यहाँ से -3, और नीचे -1 है तो कट के प्लस का 3 आ जाएगा इसका आंसर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ से एक मास्क कंपनी है, मास्क निर्माण कंपनी है, तो 2018 में अक्ष संख्या के मास्क का निर्माण करती है। इसने 2019 में अपनी निर्माण क्षमता को 30% इंक्रीज किया, और 2020 में 15% वृद्धि की, यानी इंक्रीज किया, और 2021 में खराब होने की वजह से 40% डिक्रीज कर दिया। 2021 में वह 17,000, यहाँ से कितना है, ये 1,79,400 मास्क का निर्माण करती है। एक्स का मान बताना, यानी सिंपली आपको तो क्या कर दिया, देखो 30% इंक्रीज किया है, फिर 15% इंक्रीज किया है, 40% डिक्रीज किया है, और लास्ट में ये दे रखा है, शुरू में आपसे पूछा है। तो क्या करेंगे, एक लाइन में करेंगे, शुरू में एक्स में मान लिया, 30% बढ़ा है, 30% की फ्रैक्शन 3/10, तो 10 से कितना हो गया, 13 हो गया। यहाँ से 15% इंक्रीज हुआ है, तो 20 से कितना हो गया, 23 हो गया, ये फ्रैक्शन है। 40%, अगर कोई नया स्टूडेंट है वो पहले की वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो फ्रैक्शन वाला तरीका है, एक लीनियर का है ना, इस टाइप के सवाल आ चुके हैं पहले ही, तो वो वीडियोस पहले देख लीजिए शुरू से, क्योंकि 20 लेक्चर हो चुके हैं, तो बार बार वो चीज़ें मैं फिर बेसिक से समझाऊंगा, तो फिर जो रेगुलर स्टूडेंट देख रहे हैं उनका टाइम वेस्ट करना होगा। तो यहाँ से देखो 15% इंक्रीज होगा तो 20 से 23 होगा, 40% डिक्रीज होगा, 40% का मतलब 2/5, यानी 5 रुपये की चीज़ है तो 2 रुपये कम हो जाएगा, 3 रुपये, इतने रुपये में बेचेगा। तो यहाँ से टोटल लास्ट में कितने रुपए में वो निर्माण कर रहा है, 17, यहाँ से 940, और ये है। बस यहाँ से इसको सोल्व करना है और x का मान निकालना, तो यहाँ से सोल्व कर दीजिए। 13 से डिवाइड कर देता हूँ तो एक बार 4, 13 × 39, तो 3 बार चला जाएगा, 13 × 104 ये हो जाएगा। 23 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये यहाँ से 6 बार चला जाएगा क्या, ये 600 हो गया। 3 से और डिवाइड कर दीजिए तो कितना बार चला गया, 200 हो गया। और यहाँ से 20 × 5 100 तो ही, तो ये 100 और हो गया, और 10 तो ही, यानी आपके पास कितना आ गया, ये आंसर 2 लाख आ गया क्या इसका आंसर। तो एक लाइन में आपको ये चीज़ लिखनी है। अगर आपको फ्रैक्शन वाला तरीका पता है तभी ये चीज़ आप कर पाओगे, बाकी इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। अगर आप बेसिक से करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आपके साथ, उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा। अगर आप 100 मान के भी करोगे तो भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा। ये केवल एक ही अप्रोच है, फ्रैक्शन वाली मेथड, ये वाला बेस्ट तरीका है, यही आपको एग्जाम में लगाना है। नेक्स्ट सवाल देखो 22 नंबर का है। ये तो देखो ये कंसेप्ट बहुत बार आ चुका है और मैं पहले ही बता चुका हूँ, सारे जितने फॉर्मूले हैं वो भी बता चुका हूँ, और इस कंसेप्ट का जो ये स्केल्स हैं वो भी मैं बता चुका हूँ बिल्कुल डिटेल से। तो देखो a³ + b³ + c³ है, इनका सम है वो आपको दे रखा है 0, यानी इसके ऊपर वाले की वैल्यू क्या होगी, 3abc होगी, यानी 3 a की जगह कितना है, x - y है, b की जगह y - z है, z - c की जगह z - x है। तो ऊपर जो आएगा 3x - y, y - z, z - x, ये तो सारा का सारा कट जाएगा क्या, और नीचे 6 है तो 3/6 का मतलब कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो इसमें तो पेन लगाने की भी जरूरत नहीं थी, अगर इसको कंसेप्ट पता है डायरेक्ट यहाँ से क्या होगा, ये तो सब कटेगा, 3/6 होगा, 1/2 आंसर हो गया। 3 से 4 सेकंड का सवाल है, लग रहा है आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, F2 द्वारा निर्मित खिलौने की संख्या है वो F4 द्वारा निर्मित खिलौने की संख्या का कितना % है। F3 और F2 और F4 में बताना है, F2 और F4 में। तो 15 × 45, 3 गुना है क्या, 3 गुना का मतलब कितना हो गया, 300%, 2 गुना है तो 200%।
एक दुकान में 5% का डिस्काउंट दिया जाता है और डिस्काउंट के बाद अगर वो 2,000 रुपये से भी अधिक होती हैं डिस्काउंट देने के बाद, तो फिर वो 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट और दे देता है। अगर कोई ग्राहक है वो 500 रुपये की कीमत वाले 5 प्रोडक्ट खरीदता है तो टोटल कितना रुपये हो गया उसके 2500 रुपये हो गए क्या, मार्क प्राइस। तो 2500 रुपये हो गए। बोला है कि वो अंतिम में राशि कितने रुपए पे करेगा, तो 2500 रुपये हैं, 2500 का 5% भी निकालेंगे तो 125 ही होगा, यानी वो 2000 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो अगर 2000 से ज़्यादा आएगा तो उसको 5% और 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ से निकाल दो, एक लाइन में 5% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 20 रुपये की चीज़ है तो 19 रुपये में मिलेगा। 10 रुपये की चीज़ है तो 9 रुपये में मिलेगा। बस इसको सोल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो चल के और यहाँ से सोल्व कर दीजिए तो कितना बनेगा 19 नाम 171 इंटू 25 करना है। तो देखो 25 से गुना करना है तो कितना करेंगे, 4 से डिवाइड कर दो, डबल जीरो लगा दो। यहाँ से 25 से गुना करने की एक ही ट्रिक है, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 4 चौक 16, 1 बन जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 साते 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। तो ये 25 से गुना हो गया। डिवाइडेड बाई 2 तो करना ही है, इसका आधा कर दो तो कितना बनेगा 21 दूना 42 और यहाँ से कितना बन जाएगा 37.5 बन जाएगा कि, तो कितना बन जाएगा 2137.5 हो जाएगा। लास्ट सवाल देखो यहाँ से आज की क्लास का कि इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल आपको दे रखी है 220 दे रखी है, तो 44 का कितना गुना है, 5 गुना है क्या, तो 44 का 5 गुना है तो ये 5 गुना 7 का भी होगा, वहीं रेडियस इसकी हो जाएगी 7 पंजे 35, इसकी रेडियस होगी, ये होगा इसका आंसर। क्योंकि मैं पहले ही आपको टेबल बता चुका हूँ कि 7, 14, 21 हो तो उसका पेरीमीटर क्या होता है 44 के रेशियो में चलता है। तो ये 44 से कितने गुना है, ये 5 गुना है, तो रेडियस भी क्या होगी 7 का 5 गुना होगी, यानी 35 हो गया। बाकी आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि 2 पाई आर है और ये 220 के इक्वल दे रखा है, आर की वैल्यू निकालना है तो ये सोल्व कर सकते हो। बाकी ये तरीका नहीं लगाना, जब देखो इस टाइप के सवाल आ गए ना डायरेक्ट आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली दिख रहा है कि आप थॉट प्रोसेस से कर सकते हो, तो फिर टाइम इस तरीके से बचाना होगा आपको। फिर आपको यहाँ से बेसिक से सोल्व नहीं करना, हर क्वेश्चन को आप बेसिक से सोल्व करोगे तो फिर टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास, क्योंकि आपको 25 सवाल करने हैं और इन 25 सवालों को मैं 13 से 14 मिनट में करने की आपको दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। तो फिर ये चीज़ नहीं लगानी आपको, डायरेक्ट आपको ये करनी है, क्योंकि मैं पहले ही देखो टेबल बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। यहाँ से अगर रेडियस 7 है तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो 44 होगा, 14 है तो 88 होगा, 44 के रेशियो में चलेगा, 44, 88, 132, 176, 220, 264। ये तो आप रट ही लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 पंजे 35 और 7 छक्के 42, यहाँ तक याद कर लो। और इसका जो एरिया होगा ना वो कितना होगा, ये एरिया भी आपको याद करना है। 154 होगा, 616 होगा, 1386 होगा, 28 है तो 2464 होगा, 35 है तो 3850 होगा और 42 है तो 5544 होगा। बस ये टेबल आपको याद कर लेनी है, क्योंकि कई बार हैं जो एग्जैक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि रेडियस अगर 21 है, अगर रेडियस 21 है तो उसका एरिया कितना होगा, डायरेक्ट बता दोगे आप 1386 होगा। तो इस टाइप से आपका टाइम बचता है। जो टॉपर करता है वो ये चीज़ आपको याद कर लेता है और फिर डायरेक्ट सोल्व हो जाता है। कभी वॉल्यूम निकालना हो तब भी ये काम आता है, क्योंकि रेडियस आपको इसमें दे दिया जाएगा, 7 के मल्टीपल दे दिया जाएगा, तो फिर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको। ये पाई की वैल्यू पुट करोगे 22/7 से काटोगे तो वो चीज़ आपको पूरा का पूरा टाइम आपका बच जाएगा। तो इस टाइप से आपको करना होगा, ये चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का यूज है वो बार बार बताता रहता हूँ मैं, जहाँ पे भी ये क्वेश्चन आता है ना हमेशा मैं सारणी बताता हूँ, ताकि आपको बार बार ये चीज़ जब देखोगे ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है, जितनी बार आप देखोगे उतनी ही आपकी याद हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नई शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।